हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल अफेयर्स विद बिजनेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और अच्छे तरीके से एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम एमपी हाई स्कूल टीचर सिलेक्शन टेस्ट 2023 के एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम एमसीक्यू सेशंस आप सभी को प्रोवाइड कर रहे हैं। मैं यहाँ पर यूनिट जो है मार्केटिंग मैनेजमेंट का एमसीक्यूज आपको यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ, जिसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। पार्ट 2 आज हम इसका करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस यूनिट के अंदर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है और आरटीआई एक्ट है। तो इन तीनों चीजों को हम इस यूनिट में कवर करेंगे। इस एग्जाम की तैयारी आप हमारे ऐप से कीजिए, जहां पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। चाहे आप कॉमर्स स्ट्रीम से एग्जाम दे रहे हैं या इकोनॉमिक स्ट्रीम से, दोनों ही कंप्लीट कोर्स आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स, क्लासेस मिलेंगी हमारे क्वालिफाइड एजुकेटर्स के द्वारा, जो कि सीए हैं, नेट क्वालिफाइड हैं, जेआरएफ क्वालिफाइड हैं। एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन मिलेंगे, प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स हैं और इसका फायदा है कि आप इन्हें डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं, जो कि दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी भी और इंग्लिश भी। प्रैक्टिस एमसीक्यू सेट्स हैं आपके लिए और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल हैं, जिनसे आप अपनी प्रैक्टिस को, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टारगेट कर रहे हैं एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट एग्जाम को, तो इस एग्जाम की तैयारी भी हमारे ऐप पर हो रही है। साथ ही साथ एमपीपीएससी के असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है, उसकी तैयारी भी हम अपने ऐप पर करवा रहे हैं। तो मेक श्योर अपना सिलेक्शन आप पक्का करें, आपकी प्रिपरेशन हमारे साथ करके। हमारे ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जिसे आप इंस्टॉल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कीजिए। बढ़ते हैं आज के वीडियो लेक्चर की तरफ। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यूनिट नंबर 16 आपके कॉमर्स स्ट्रीम हो या फिर आपकी इकोनॉमिक्स स्ट्रीम हो, दोनों में ही 20 यूनिट्स हैं और इन यूनिट्स को डिफरेंट एजुकेटर्स आपको एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस करवाएंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमारे ऐप पर कैसे पढ़ाई की जाती है, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन के लिए हमें चुने और हम आपकी प्रिपरेशन बेहतर बना सकें। मैं यहाँ पर यूनिट नंबर 16 जो कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है और इसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन, साथ ही साथ आरटीआई एक्ट का भी थोड़ा सा पोर्शन दिया हुआ है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। क्लासेस आपको उसकी डिटेल्ड क्लासेस मिल जाएंगी हमारे ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो चलिए हमारा स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। दिस इज योर पार्ट 2। ऑलरेडी पार्ट 1 हम कर चुके हैं, जिसमें अराउंड हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और आज हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू। मैंने कल भी जब आपको क्वेश्चंस कराए थे, 25 क्वेश्चंस हमने टारगेट किए थे। मार्केटिंग के क्वेश्चंस थे, के क्वेश्चंस थे, आरटीआई के क्वेश्चंस थे। इन सभी क्वेश्चंस को हमने बहुत ही अच्छे से सॉल्व किया। हमने इनका एक्सप्लेनेशन भी देखा था, हमने ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज किया था कि क्या ऑप्शंस है ना, क्यों हमारा आंसर नहीं है या ये हमारा आंसर क्यों है। ऐसे हमने हर तरीके से अपने क्वेश्चन को एनालाइज किया था। तो वैसे ही आज का सेशन भी रहेगा, जहां पर आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रिवाइज कराया जाएगा और हर एक अच्छे से टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, द टर्म मार्केटिंग रेफर्स टू। भाई मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? मार्केटिंग का मतलब होता है कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करके उनके लिए एक प्रोडक्ट को बनाना। सिंपल सी बात है ना। अब भाई मुझे पढ़ने के लिए एक ऐप की जरूरत है, जो कि सारी की सारी चीजें मुझे एक ही सब्सक्रिप्शन पे प्रोवाइड कर दे। तो ठीक है, क्या है इसका सोल्यूशन? अफेयर्स विद बिजनेस, है ना। दिस इज व्हाट, दिस इज मार्केटिंग। हमने आपकी नीड को अंडरस्टैंड किया और उसको समझकर हम आपको प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। तो मार्केटिंग का मतलब क्या है? क्या मार्केटिंग का मतलब न्यू प्रोडक्ट डेवलप करना है ना। प्रोडक्ट कंसेप्ट एंड इंप्रूवमेंट्स, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन एक्टिविटीज, एडवर्टाइज करना, प्रमोट करना, फिलॉसफी दैट स्ट्रेसेस कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन,
कस्टमर को वैल्यू देना, उसको सेटिस्फाई करना, या प्लानिंग सेल्स कैंपेन, सेल्स कैंपेन को प्लान करना कि कैसे हम अपनी सेल्स को बढ़ाएं। तो मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ सेल्स की बात नहीं करता, उससे ज्यादा ये है। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग जो है एक फिलॉसफी है जो कस्टमर वैल्यू और सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देता है। कैसे हम कस्टमर को जो उसको वैल्यू प्रोवाइड करें और उसको सेटिस्फेक्शन दें। ठीक है, तो यहां पर जो आपका आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसे हिंदी में ही पढ़ सकते हैं कि विपणन, विपणन शब्द को क्या संदर्भित करता है? नए उत्पाद अवधारणाओं और सुधार, या फिर विज्ञापन और प्रचार गतिविधियां, एक दर्शन जो ग्राहक मूल्य और संतुष्टि पर जोर देता है, या फिर एक बिक्री अभियानों को योजना मानना। ये सब चीजें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? ऐसी फिलॉसफी जो कस्टमर की वैल्यू और सेटिस्फेक्शन पे ध्यान देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, ब्रांड इज, देखो ब्रांड की बात की जा रही है, आप लोग ब्रांड के कपड़े खरीदते हैं ना, H&M, ठीक है, और शूज, नाइकी के शूज, प्यूमा, वो ऐसे एक कैट बनी हुई होती है ना, प्यूमा, और जैसे रेड टेप, ठीक है, और काफी सारे ब्रांड्स हैं, जैसे पीटर इंग्लैंड में मेन का जो ब्रांड है, ऐसे बहुत सारे ब्रांड है। तो ब्रांड क्या है? ब्रांड कोई नाम है? बिल्कुल कोई नाम है। क्या कोई टर्म है? हाँ जी टर्म है। क्या कोई साइन है? बिल्कुल। वो आधा खाया हुआ सेब को देखकर क्या याद आता है? मतलब देखो लोगो बन नहीं रहा है मुझसे, पर आप समझ जाओ कि मैं क्या कह रही हूँ, है ना। ये देखो, मतलब कुछ इस तरह से समझ जाओ आप, है ना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है, आप समझ जाओ कि ये ब्रांड है। तो जो ब्रांड है वो नाम भी होता है, कोई टर्म भी होता है, कोई साइन भी होता है। तो ये ब्रांड ना कॉम्बिनेशन होता है हर एक चीज का, नाम, टर्म, या फिर कोई साइन, कोई लोगो हो सकता है। ब्रांड क्या होता है? आपके प्रोडक्ट की एक सेपरेट आइडेंटिटी बनाता है जो दूर से देखकर पहचान में आ जाती है ना। ये क्या है? ब्रांड। ओके, सो ब्रांड क्या है? नाम भी है, एक टर्म भी है, कोई साइन भी हो सकता है, या फिर सभी का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, an organization with a dash orientation assumes that customers will resist purchasing products not deemed essential. The job of marketers is to overcome this resistance through personal selling and advertising. एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ऐसा ओरिएंटेशन जो अज्यूम करता है कि कस्टमर विल रेजिस्ट परचेजिंग प्रोडक्ट्स नॉट डीम्ड एसेंशियल, कस्टमर उन प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद नहीं करेगा जो ज्यादा जरूरी नहीं है। ठीक है, मतलब वो क्या करेगा? अपने नीड्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को खरीदेगा। इसलिए ये मार्केटर का जॉब है, उसका काम है कि वो इस रेजिस्टेंस को ओवरकम करे पर्सनल सेलिंग और एडवर्टाइजिंग के थ्रू। ये कौन से कंसेप्ट की बात कर रहा है? ये आपके मार्केटिंग कंसेप्ट की बात कर रहा है। इसमें आप क्या करते हैं? कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करके अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर उस प्रोडक्ट को लेकर आप उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, पर्सनल सेलिंग करते हैं और अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, मार्केट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स वुड जनरली बी लेस कॉम्पिटिटिव। एक मार्केट में इनमें से कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे जो उसको लेस कॉम्पिटिटिव बनाएंगे? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मार्केट को लेस कॉम्पिटिटिव बनाएंगे? अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपको ऑप्शन से ही समझ में आएंगी, बहुत इजी है। आइए पढ़ते हैं। हाई बैरियर्स टू एंट्री, ऐसा मार्केट जिसमें एंट्री करना एक बैरियर है, मतलब आप उस मार्केट में एंटर ही नहीं कर सकते। अब जब एंटर ही नहीं करेंगे तो कंपटीशन की तो बात ही नहीं आएगी, है ना। दूसरा, लॉट्स ऑफ पोटेंशियल सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदने जा रहे हैं उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, तो क्या कंपटीशन है यहाँ पर? कुछ भी कंपटीशन नहीं, है ना। स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर अमंग बायर्स या स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर अमंग सप्लायर्स, यहाँ पर बायर्स की स्ट्रॉन्ग क्या है? बार्गेनिंग पावर है,
अगर सप्लायर कह रहा है कि मैं आपको ये प्रोडक्ट 10 रुपए में दूंगा, तो बायर कह रहा है मैं ये प्रोडक्ट 6 रुपए में लूंगी। सप्लायर ने कहा भाई हम तो नहीं देंगे आपको, बायर ने कहा ठीक है मत दो, मैं किसी और से जाके ले लूंगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत लेस कंपटीशन है, कोई भी नहीं, किसी और से जाके ले लेंगे। तो ये क्या है, एक ऐसा मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें बहुत कम कंपटीशन देखने को मिलता है। आपने माइकल पोर्टर का 5 फोर्स मॉडल पढ़ा होगा, है ना, जिसमें 5 चीजें आती हैं, तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है बेसिकली। तो स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग पावर अमंग बायर्स एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जो कि लेस कॉम्पिटिटिव होता है। हेंस योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन 5, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड्स सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड। प्रमोशन मिक्स आपको पता है ना, 4 P's, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो प्रमोशन में देखो आता है आपका सेल्स प्रमोशन हो गया, आपका एडवर्टाइजिंग हो गया, पर्सनल सेलिंग आता है, और एक आता है पब्लिक रिलेशन, और एक आता है पब्लिसिटी। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। तो प्रमोशन मिक्स के अंदर सेल्स प्रमोशन है, पर्सनल सेलिंग है, एडवर्टाइजिंग है, और तीसरा क्या आएगा, मार्केटिंग, सॉरी पब्लिसिटी। मार्केटिंग और सेल्स दोनों अलग अलग चीजें। मार्केटिंग एक लार्जर टर्म है, इसका जो स्कोप है बहुत वाइड है, लेकिन जो सेल है वो बहुत नैरो स्कोप है, बहुत कम एरिया को कवर करता है। सेल्स का मतलब सिर्फ सामान बेचना। मार्केटिंग का मतलब पहले मार्केटिंग रिसर्च करना, कस्टमर की नीड्स को आइडेंटिफाई करना, देन उसके बाद जाकर प्रोडक्ट बनाना, फिर उसे बेचने के बारे में सोचना। तो मार्केटिंग एक बहुत बड़ा टर्म है, सेल्स एक बहुत छोटा सा टर्म है, और पब्लिसिटी जो है प्रमोशन मिक्स का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इट इज पॉपुलरली नोन एज फ्री फॉर्म ऑफ प्रमोशन। देखो, जब आप एडवर्टीजमेंट करते हो तो आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, ये पेड फॉर्म है। ठीक है, मार्केटिंग करते हो यहाँ पे भी पेड करोगे, पर्सनल सेलिंग करोगे तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ पे करोगे। लेकिन अगर पब्लिसिटी हो गई, है ना, जैसे होता है ना कि आपने किसी एक्टर को देख लिया एक पर्टिकुलर ब्रांड का कपड़ा पहने हुए, तो अब आप क्या सोचेंगे, मुझे भी यही ब्रांड के कपड़े खरीदने, बिकॉज इस सेलिब्रिटी ने खरीदा था। तो उस ब्रांड की पब्लिसिटी की वजह से क्या हो गई, एडवर्टाइजिंग हो गई। तो फ्री फॉर्म हो रही है, आपने थोड़ा ना किसी को पे किया, कस्टमर ने देखा कि भाई ये एक्टर, ये सेलिब्रिटी ना ये प्रोडक्ट खरीदा, तो मुझे भी ये खरीदना है। ये क्या है, ये है आपकी पब्लिसिटी, जो कि फ्री फॉर्म ऑफ प्रमोशन है। ठीक है, तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पुल स्ट्रैटेजी। देखिए, एक होती है पुश स्ट्रैटेजी, एक होती है पुल स्ट्रैटेजी। पुश स्ट्रैटेजी होती है जहां पर आप कंज्यूमर के पास जाते हैं, ये आप है और ये कंज्यूमर है। आप कंज्यूमर के पास जा रहे हैं, मतलब आप ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे कि प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे। लेकिन पुल स्ट्रैटेजी में होता है कि जब कोई कंपनी ऐसी स्ट्रैटेजीज का इस्तेमाल करती है जिसमें कंज्यूमर अपने आप आपकी तरफ खींचा चला है, दैट इज पुल स्ट्रैटेजी। पुल स्ट्रैटेजी यूज की जाती है कंज्यूमर प्रमोशन में। ऐसे कंज्यूमर पे फोकस करो कि कंज्यूमर खुद से आपके प्रोडक्ट की तरफ आए, खुद से आपका प्रोडक्ट खरीदने की रिक्वायरमेंट उसको लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रमोशन टूल that include coupons, contests, premiums, and other means of attracting consumer attention is best described as being which of the following। देखो, हम सभी को पता है जब हम प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रमोशनल इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें डिफरेंट ऑफर्स हमारे सामने होते हैं जो कि हमें अट्रैक्ट करते हैं। 80% ऑफ, नेक्स्ट परचेज करोगे तो 1000 ऑफ। ठीक है, जैसे मैं आपको बताती हूँ, आप लोग कभी रिलायंस ट्रेंड्स जाएंगे तो देखा होगा, आप लोग जब भी सामान खरीदते हैं तो वहाँ पे आपको कूपन मिलते हैं कि नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करेंगे तो 1500 से ऊपर सामान खरीदने पे 500 ऑफ। ठीक है, ऐसा आप करते हैं। तो अब आप सोचते हैं कि यार कपड़े तो लेकर आ गए, कूपन भी मिल गया, दोबारा मन करता है जाने का, है ना। ये प्रमोशनल टूल्स है जो कि हमें अट्रैक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। तो ये कहाँ काम आते हैं, क्या ये एडवर्टाइजिंग में काम आते हैं,
क्या पर्सनल सेलिंग में काम आते हैं, पब्लिक रिलेशन में काम आते हैं, ये सेल्स प्रमोशन में काम आते हैं, जहाँ पे आपको सेल्स पे फोकस करना है कि भाई आपका प्रोडक्ट बाहर चला जाए, आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंच जाए, उससे बिक जाए, सेल्स प्रमोशन। ठीक है, ओके, तो आपका आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Two major dimensions of advertising are message creation and message dissemination. जो एडवर्टाइजिंग है उसके दो मेजर डायमेंशन है कि मैसेज को क्रिएट करना और मैसेज को फैलाना। पहले तो आपने क्रिएट करा मैसेज को, ठीक है, फिर लोगों में उसको फैला दिया। मैसेज क्रिएशन इज मीनिंगफुल वंस द एडवर्टाइजमेंट इज क्रिएटेड। मैसेज क्रिएशन सिर्फ तभी फुलफिल्ड है, तभी उसका कुछ मतलब है जब, एक सेकेंड, मैसेज क्रिएशन का तभी कोई मतलब है जब आप उससे एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे हैं। वंस द एडवर्टाइजमेंट इज क्रिएटेड, एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर दिया तभी आपका मैसेज पूछेगा। देखो, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि मैसेज को क्रिएट करना और मैसेज को फैलाना दो ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है एडवर्टाइजिंग के। लेकिन मैसेज क्रिएशन इज मीनिंगफुल वंस द एडवर्टाइजमेंट क्रिएटेड, जैसे ही आपने एडवर्टाइजमेंट बना दिया मैसेज अपने आप पहुंच गया। क्या ये करेक्ट है कि बस एडवर्टाइजमेंट हो गया और मैसेज अपने आप पहुंच गया लोगों में? उसमें आपको इम्पैक्ट डालना पड़ता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि ये मैसेज है ना। जैसे मैंने कल भी आपको एग्जांपल दिया था निहार शांति आमला, तो उसमें क्या बोलते हैं कि हम इसकी 2% बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हैं ना, 2% जाता है बच्चों की शिक्षा की ओर। तो वो फोकस कर रहे हैं उस चीज पे, मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। सिर्फ एडवर्टाइजमेंट कर दिया मैसेज पहुंच गया ऐसा नहीं होगा। तो स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेटमेंट 2 में ना करेक्शन मुझे नहीं लगती। तो अकॉर्डिंग टू मी इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच सेज कि ओनली स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अर्ली अडॉप्टर्स ऑफ विच ओपिनियन लीडर्स आर लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ एंड टेंड टू बी। आपको पता है ना, अर्ली अडॉप्टर्स, मेजॉरिटी अडॉप्टर्स, लेगार्ड्स, ये आपने कुछ परसेंटेज पढ़े थे। इसका डिटेल्ड आपको क्लासेस में पढ़ने को मिलेगा, तो मेक श्योर आप हम सबको ज्वाइन करें हमारे ऐप पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो अर्ली अडॉप्टर्स जो कि ओपिनियन लीडर्स होते हैं, जो बहुत जल्दी मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट आता है ना तुरंत से उसे ले लेते हैं, आर लार्जली कंप्राइज्ड ऑफ एंड टेंड टू बी। क्या होते हैं ये लोग? पहला, जनरलाइज that is they tend to lead the group on most issues. They tend to lead the group on most issues. ये सारे इश्यूज पे, ज्यादातर इश्यूज पे जो पूरा का पूरा ग्रुप है उसे खुद ही लीड करते हैं। More likely to buy new products before their friends do and voice their opinions about them. ये लोग सबसे पहले जो है नया प्रोडक्ट खरीदते हैं अपने दोस्तों से ही पहले, और उसके बारे में कुछ ना कुछ ओपिनियन देते हैं। ये अपर क्लास के लोग होते हैं, जो दूसरे क्लासेस को जो लोग हैं, ठीक है, वो इनको फॉलो करते हैं कि भाई जैसा ये करेंगे वैसा हम प्रोडक्ट लेंगे। ये क्वाइट होते हैं, विड्रॉन पीपल हु डोंट मेक फैशन स्टेटमेंट्स और टेक रिस्क इजीली। ये क्वाइट होते हैं, मतलब इनको कोई रिस्क नहीं लेना होता, ये कोई फैशन स्टेटमेंट्स को नहीं बनाते। कौन होते हैं भाई? ये लोग होते हैं ओपिनियन लीडर्स। नाम से पता चल रहा है। ये क्या करेंगे? ये आपके प्रोडक्ट को परचेज करेंगे और उसके बाद उस पर अपना ओपिनियन देंगे। ठीक है, सो मोर लाइकली टू बाय न्यू प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा ये लोग नए प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं सबसे ज्यादा, और अपना उस पर ओपिनियन बताते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट के बारे में कैसा लगा, ये जो नया प्रोडक्ट आया है इसके बारे में हमारी क्या राय है ना। इन्हें बड़ा मजा आता है करने में। तो ये आपके अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं। हेंस योर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हिंदी में भी इस क्वेश्चन को प्लीज हिंदी में आप लोग पढ़ लिया कीजिए, थोड़ा वीडियो पॉज करके, और जहां पर रह जाते हैं मैं दिखा दिया करूंगी साथ साथ क्वेश्चन आप सभी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कंज्यूमर हैज राइट टू गेट कॉम्पनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। जो गलत प्रैक्टिसेस चल रही हैं, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, उसके अगेंस्ट कॉम्पनसेशन का राइट, राइट टू गेट कॉम्पनसेशन अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अंडर राइट टू, किस राइट के अंदर आता है कॉम्पनसेशन? देखो, राइट टू चूज का मतलब है कंज्यूमर के पास फ्रीडम है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है। राइट टू सीक रिड्रेसल का मतलब है कि उसके पास ये ऑप्शन है कि अगर उसका कुछ गलत होता है तो उसका सोल्यूशंस उसे दिए जाएंगे, उसकी हेल्प की जाएगी। राइट टू सेफ्टी, ओके, यहाँ पे राइट टू हर्ड कर लो, दोनों चीज सेम हो गई। ठीक है, राइट टू सेफ्टी कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जिसमें आपकी सेफ्टी नहीं है तो बहुत बड़ा रिस्क है ना। राइट टू हर्ड, आपकी प्रॉब्लम सुने कोई ना कोई।
इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज राइट टू सीक रिड्रेसल। रिड्रेसल सीक कर रहे हैं कि भाई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट आप कुछ कहना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट आपको कॉम्पनसेशन मिले, ये आपका अधिकार है। कौन सा? राइट टू सीक रिड्रेसल। राइट टू सीक रिड्रेसल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इज एप्लीकेबल टू, देखो आपने सोगा पढ़ा है, तो सेल्स ऑफ गुड्स में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मूवेबल गुड्स की बात करते हैं, और फिर कुछ उसमें भी एक्सेप्शन होती है कि मनी नहीं आएगा, एक्सचेंजेबल क्लेम्स नहीं आएंगे, है ना। लेकिन कंज्यूमर प्रोटेक्शन गुड्स में क्या होता है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में होता है ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, और इसमें अब तो ऑनलाइन चीजें भी आ गई, आप ऑनलाइन सामान खरीदते हैं ना, वो भी आता है इसके अंदर, जो नया 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। तो उसमें इमूवेबल गुड्स भी आएंगे, बिल्कुल मूवेबल गुड्स भी आएंगे, स्पेसिफिक गुड्स और सर्विसेज भी आएंगे, सारे गुड्स एंड सर्विसेज आएंगे, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ना रिस्ट्रिक्ट नहीं करता कि बस यही गुड्स आएंगे, इसमें सारे गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं जो एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है, मतलब उसने कोई प्रोडक्ट खरीदा खुद के लिए या फिर किसी दूसरे को देने के लिए, तो हर एक पर्सन इसमें लायबल होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कंप्लेन मीन्स, देखो 1986 हो या 2019 हो, कंप्लेन का मतलब तो वही है कि कंप्लेन एक कंज्यूमर भी कर सकता है, कंप्लेनेंट यहाँ पे क्या है, कंप्लेनेंट मतलब शिकायत करता, देखो कंप्लेनेंट मतलब शिकायत करता, वो पर्सन जो शिकायत कर रहा है, ये कोई भी हो सकता है, कंज्यूमर भी हो सकता है, कोई कंज्यूमर की एसोसिएशन भी हो सकती है जिसे कंपनीज एक्ट 1956 के तहत रजिस्टर किया है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है जिसने एज अ कंज्यूमर आपसे गुड्स खरीदे थे। ठीक है, तो कोई भी हो सकता है यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट, विच सेक्शन ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 स्टेट्स अबाउट द सेंट्रल काउंसिल प्रोटेक्शन सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, तो सेंट्रल प्रोटेक्शन कंज्यूमर काउंसिल में आता है आपका सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 4 उसके बारे में बात करता है। आपको इसमें ना मेजरली सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है, कि मैंने ऐसे ही क्वेश्चन ऐड कर दिया था कि बाई चांस अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है रिलेटेड टू सेक्शन तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर राइट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, आपको पता है कौन कौन से राइट है, हमने कल की क्लास में ही पढ़ा था, है ना। राइट टू बी हर्ड, सेफ्टी का राइट है, चूज का राइट है, एजुकेशन का राइट है, रिड्रेसल का राइट है ना, ये सारे के सारे राइट्स हैं। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग कंज्यूमर राइट्स, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, तो देखो द राइट टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, पोटेंसी, प्यूरिटी, स्टैंडर्ड एंड प्राइस ऑफ गुड्स, आपके पास ये अधिकार है कि आपको हर एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, चाहे वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, प्राइस से रिलेटेड हो, क्वांटिटी से रिलेटेड हो, है ना, गुड्स के प्राइस से रिलेटेड हो, उसके प्रोडक्ट या सर्विसेज के प्राइस से रिलेटेड हो, जैसा भी केस हो, टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। तो भाई बिल्कुल ये तो सही स्टेटमेंट बोल रहा है, करेक्ट है। द राइट टू बी हर्ड, देखो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी हर्ड, राइट टू बी सीक रिड्रेसल। ठीक है, तो राइट टू बी हर्ड क्या है, टू बी अश्योर्ड दैट कंज्यूमर्स इंटरेस्ट विल रिसीव ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट लेवल, आपकी जो कंप्लेंट्स होंगी वो सुनी जाएंगी, जिस भी लेवल के अकॉर्डिंग वो कंप्लेंट्स है उसे इजीली सुना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका राइट टू सीक रिड्रेसल अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस या अनस्क्रूपलस एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है कंज्यूमर का, तो उसमें भी आपको रिड्रेसल्स दिए जाएंगे, आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सोल्यूशन दिया जाएगा, है ना, राइट टू सीक रिड्रेसल। देयर इज नो राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मार्केटिंग ऑफ गुड्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट आर हैजार्डियस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, क्या एज अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें किसी भी ऐसे प्रोडक्ट से
प्रोटेक्ट होने का राइट नहीं दिया गया है, जिसकी मार्केटिंग की वजह से, उसे बनाने की वजह से हमारी लाइफ और प्रॉपर्टी पे कुछ हैजार्डियस इफेक्ट पड़े, जिससे कि हमारी लाइफ पे कुछ गलत इम्पैक्ट पड़े। क्या एक ऐसा राइट हमारे पास नहीं है? भाई क्यों नहीं है ऐसा राइट? राइट टू सेफ्टी है ना हमारे पास। तो ये गलत है स्टेटमेंट आपका। ये जो स्टेटमेंट कह रहा है ये तो स्टेटमेंट गलत है भाई, क्योंकि हमारे पास राइट टू सेफ्टी है जो हमें प्रोटेक्ट करता है ना। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। राइट सेफ्टी, तो हेंस ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इन विच फॉरम इट इज कंपल्सरी टू हैव अ फीमेल मेंबर। तो ये मैंने कल भी बताया था आपको, चाहे आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट लेवल पे काम कर रहे हैं, चाहे आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, तीनों ही लेवल पर फीमेल मेंबर का होना जरूरी है। ठीक है, फीमेल मेंबर का होना जरूरी है, तो तीनों ही लेवल पे आएगा, हेंस ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर। When the seller manipulates the price, then it is, अगर कोई सेलर प्राइस को मैनिपुलेट करता है तो क्या है? क्या कैविएट एम्प्टर है, मतलब लेट द बायर बी अवेयर? क्या हम बायर को अवेयर करने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल नहीं। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस है, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस कॉमन मतलब कंपटीशन को लेकर होती है। अनफेयर, अनफेयर मतलब कुछ गलत किया है कंप्लीटली। भाई मैनिपुलेशन हो रहा है यहाँ पर, तो मैनिपुलेशन हो रहा है प्राइस का, प्राइस का मैनिपुलेशन हो रहा है, तो क्या है आपकी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। क्या है? रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ऑप्शन नंबर ए। और जब आप पढ़ते हैं ना कॉम्पिटिशन एक्ट, उसके अंदर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं। ठीक है, कंपटीशन को बढ़ावा दो, है ना, डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, वहां हम इन सभी पॉइंट्स को पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आउट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट द आरटीआई। नॉट करेक्ट, सही नहीं है। आरटीआई एक्ट जो है केम इनटू फोर्स फ्रॉम अक्टूबर 13, 2005, बिल्कुल सही, अक्टूबर 13, 2005 को आया था राइट टू इन्फॉर्मेशन। एंड सिटीजन में रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ पब्लिक अथॉरिटी, जो कि गवर्नमेंट भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। सोचने की बात है, जब हम बात कर रहे हैं पब्लिक अथॉरिटी की, तो हमेशा पब्लिक अथॉरिटी में और सिर्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ही आएंगे, वही पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट है। कोई भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट नहीं हो सकता, इसीलिए ये स्टेटमेंट तो गया। ऑप्शन बी रॉन्ग, ऑप्शन बी रॉन्ग है, ऑप्शन बी यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ नहीं है, ये गया। ओके, रिप्लाई फॉर इन्फॉर्मेशन आस्क्ड कैन बी गिवन विद इन 30 डेज, बिल्कुल 30 डेज में पहली अपील के अंदर आपको वो जवाब मिल जाना चाहिए। इज अ नॉमिनल एप्लीकेशन फी दैट आर नीड्स टू पे टू गेट इन्फॉर्मेशन, नीड्स टू पे टू गेट इन्फॉर्मेशन, बहुत नॉमिनल फीस है जिसको पे करके हम आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू अपना इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हमें 10 रुपए पर पेज इन्फॉर्मेशन पे करनी पड़ेगी, जो कि गलत है, यह है 2 रुपए पर पेज। ठीक है, 10 रुपए तो पूरा का पूरा एप्लीकेशन का प्राइस है, अमाउंट है। अब हमें पूछा था कौन सा करेक्ट नहीं है। अब देखो, अगर बोलता कि करेक्ट स्टेटमेंट बताओ, तो मैं क्या कहती, पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ए, सी और डी। लेकिन मुझे कहा कि बताओ इनकरेक्ट कौन सा है, इसके अलावा कौन कौन बचे? बी। ठीक है, एक मिनट, एक चीज मुझे अटपटी लगी, ये अक्टूबर 13 दिया गया है, लेकिन अक्टूबर 12 था। ये मैंने कल भी क्वेश्चन कराया था आपको, है ना, तो अक्टूबर 12 था, तो इसलिए ये स्टेटमेंट पे गलत होगा। तो हमें जब पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, करेक्ट स्टेटमेंट में मैं बोलूंगी कि भाई सी और डी करेक्ट है, और इनकरेक्ट में कौन सा है, ए, बी और ई इनकरेक्ट है। अब हमसे यही पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, मतलब नॉट करेक्ट है, तो मेरा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब सही है बिल्कुल, यहाँ पे मैं वही सोचू कि कुछ तो गड़बड़ थी। चलो, क्लियर हो गया अच्छे से। नेक्स्ट, क्वेश्चन 19, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एज पर आरटीआई एक्ट 2005। तो जब इंफॉर्मेशन की बात करते हैं ना, तो इंफॉर्मेशन में कोई भी चीजें आती है जो कि आपकी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। आपको कोई बुक आ सकती है, ठीक है, कोई सर्कुलर आ सकता है, कोई नोटिफिकेशन आ सकता है, कोई लॉग बुक आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, लॉग बुक, डेटा मटेरियल हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म,
सर्कुलर्स, लेकिन फाइल नोटिंग कभी भी इसका पार्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ अगर फाइल में आपने कुछ चीजें नोट करी हुई है ना, तो फाइल नोटिंग जैसे होता है ना, अगर आपको कोई एक्ट पास करना है या कोई बिल पास करना है तो आप क्या बनाते हैं, उसके लिए ड्राफ्ट बनाते हैं, इसमें कुछ ना कुछ नोट्स लिखे होते हैं, उसे हम कहते हैं फाइल नोटिंग। तो वो फाइल नोटिंग नहीं चलेगी, उसे आप इंफॉर्मेशन का पार्ट नहीं मानेंगे। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, चाहे आप एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की बात करें, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। आरटीआई इस एग्जाम की तैयारी आप अभी आप इसको देखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो ये जो है इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ कुड अ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर रिसीव एप्लीकेंट्स। एक पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO कैसे एप्लीकेशन को रिसीव करता है। तो सबमिटेड बाय रिक्वेस्ट इन हैंड, क्या आप उनके हाथ में जाके पकड़ा सकते हैं, ये रही मेरी रिक्वेस्ट, सर मुझे इस टॉपिक पे ना इंफॉर्मेशन चाहिए, प्लीज आप मुझे प्रोवाइड करें। ठीक है, हो सकता है पॉसिबल। क्या आप ईमेल के थ्रू इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, करेक्ट। क्या आप ट्रांसफर ले सकते हैं बाय अनदर पब्लिक अथॉरिटी, आपने किसी और पब्लिक अथॉरिटी को पहले कांटेक्ट किया था, उसने आपको दूसरे पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के पास भेज दिया कि आप जाके इनसे इंफॉर्मेशन लीजिए, इसकी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्सन से मिलेगी। क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इसमें गलत क्या है ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तीनों ही ऑप्शन सही है, चाहे आप इन हैंड जाके रिक्वेस्ट लें, चाहे आप ईमेल करें, चाहे किसी पब्लिक अथॉरिटी से कोई ट्रांसफर लें, तीनों ही चीजें आपकी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। हेंस ऑप्शन नंबर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, और 21, द फर्स्ट एपिलिएट अथॉरिटी शुड डिसाइड ऑन फर्स्ट अपील। एक मिनट, एपिलिएट अथॉरिटी शुड डिसाइड ऑन फर्स्ट अपील, पहली अपील जो होती है वो विद इन 30 डेज होनी चाहिए। आपको पता है ना, लिबर्टी डेथ और लिबर्टी का, लाइफ एंड लिबर्टी का सवाल हो तो 48 आवर्स के अंदर आपको इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, तो विद इन 30 डेज, इन लेस नंबर ऑफ डेज दैट PIO कंसर्न टुक टू टेक अ डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन, या फिर इससे कम टाइम जिसमें PIO ने टाइम लिया है इस एप्लीकेशन पे डिसीजन लेने के लिए, या फिर within 45 days from the date of receipt of the appeal if the reasons are recorded। अगर कुछ और रीजंस थे तो 45 डेज का टाइम भी लिया जा सकता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, इसलिए आपका बनेगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज। पब्लिक अथॉरिटीज दोनों टाइप से हो सकती है, सेंट्रल और स्टेट। ठीक है, दोनों ही तरफ से आपकी जो है पब्लिक अथॉरिटी हो सकती है, सेंट्रल भी हो सकती है, स्टेट भी हो सकती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देन आता है आपका, व्हाट इज द टाइम लिमिट टू गेट द इंफॉर्मेशन कंसर्निंग द लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ अ पर्सन। तो ये मैंने अभी आपको बता दिया एक्चुअली में आंसर, कितना आंसर है इसका, 48 आवर्स। 48 आवर्स के अंदर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम इस एक्ट को लेकर आए हैं। देखो, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये मैंने आपको कल ही बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर एक फंडामेंटल राइट है कि आपका सूचना को ग्रहण करने का अधिकार है। ठीक है, तो सिटीजन्स को एम्पावर करना मतलब उनको कैपेबल बनाना कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को इजीली अवेल कर सकते हैं जो भी उनको रिक्वायर्ड है। ठीक है, टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करना कि मतलब कोई छुपे ना कोई चीज, हर एक चीज तो कोई चीज छुपे ना, है ना। अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट किया जा सके, अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करने का मतलब है कि कौन किस काम के लिए जवाबदेही है, कौन किस काम के रिस्पॉन्सिबल है, इसे बढ़ावा दिया जाए। और यहाँ पर ना जैसे होता है ना, क्या कहते हैं उसे, ब्लैक मनी, काला धन, है ना, उससे भी बचने के लिए, उस चीज को भी कम करने के लिए ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को लाया गया, ताकि कहीं से भी किसी की भी इन्फॉर्मेशन आप निकाल सको। ऐसा मतलब किसी के भी नहीं, प्राइवेट नहीं, मतलब पब्लिक, है ना। तो ऑल ऑफ द अबव विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द फी फॉर गेटिंग इन्फॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट। तो वैसे तो 10 रुपए है, लेकिन अगर पर पेज का देखा जाए तो ₹2 पर पेज ऑफ एप्लीकेशन, है ना। तो ये है आपका आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आपका आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हमने यूनिट नंबर
मार्केटिंग मैनेजमेंट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अराउंड 25 क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। और देखा जाए तो 25 क्वेश्चन हो गए। पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन थे, पार्ट 2 में 25 क्वेश्चन थे, अराउंड 50 क्वेश्चन हो गए हैं। और मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारे ऐप के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जिसपे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे क्वालिफाइड एडुकेटर्स के द्वारा, साथ ही साथ आपको प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस एमसीक्यू सेशन मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। अगर आप एमपीपीएससी टैक्सेशन असिस्टेंट या एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। उसकी तैयारी भी हम अपने प्लेटफॉर्म पर करवाते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सो आई होप ये लेक्चर आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा है। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपको समझ आ रहा है। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड चीजें ही मिलेंगी, लेकिन कोर्स में आपको हर एक चीज डेप्थ में पढ़ाई जाती है, डिटेल में पढ़ाई जाती है, और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वो भी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। तो जुड़िए हमारे साथ, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और अपने इस पोस्ट को कंफर्म कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप रिवाइजिंग। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।